A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, सुबह का वक्त होता है जब हमारा मन, मस्तिष्क और हमारे आसपास का वातावरण शांत और खुशनुमा होता है तथा हमारा शरीर उस वक्त, हमारा मन उस वक्त तैयार होता है पूरे दिन की चुनौतियों के लिए। और कहते हैं कि सुबह के वक्त जो प्राकृतिक जो वातावरण होता है, हमारे आसपास का जो सकारात्मक हमारी सोच होती है, सकारात्मक माहौल होता है, वो हमें पूरे दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और कहते हैं खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश होना ही एक अपने आप में रास्ता है। और खुश होने के लिए, खुशियों का रास्ता ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अच्छे विचार अपने जहन में लाएं, आत्मसात करें। महात्माओं द्वारा कहे गए कुछ विचार जो कि हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देते हैं। जी हाँ, और इसलिए हमारा बिहार बिहान लेकर आता है हमारा पहला सेगमेंट, आज का विचार। तो देखते हैं क्या खास है आज के विचार में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हम अपने बिहार बिहान के ज़रिए आपको हर दिन, हर अंक में एक बहुत ही खास, एक अति विशिष्ट मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज के जो मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके नाम की बात करें तो उनका नाम ही उनका परिचय है। उनके नाम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, उनका काम ही उनकी पहचान है। जी हाँ, कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता ईश्वर हैं, लेकिन अगर धरती पर किसी को ईश्वर माना गया है तो वो डॉक्टर्स होते हैं। जब हम किसी भी शारीरिक और मानसिक विकृति हमारे अंदर होती है और हम उस कष्ट में होते हैं, तो हमारा सहारा एक ही होता है, वो होते हैं हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर। हमारी पूरी उम्मीद कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स पर टिकी होती है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर हिमांशु राय। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु राय का, जो कि बांझपन विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु राय के बारे में बताते चलें कि वह चीफ कंसल्टेंट सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बिहार में अपना पहला इनफर्टिलिटी क्लिनिक 1999 में शुरू किया। साथ ही साथ बिहार को पहला IVF बेबी 2003 में भी उन्होंने दिया। माँ बाप बनना, माता पिता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। कहते हैं धरती पर उससे बड़ी खुशी नहीं होती। और अगर हम डॉक्टर हिमांशु रॉय की बात करें तो उन्होंने ऐसी खुशी अनेकों माता पिता को दी है। साथ ही साथ वो कई सम्मान भी अपने नाम कर चुके हैं। IFS बिहार के वो सेक्रेटरी भी हैं, साथ ही साथ चेयरपर्सन इनफर्टिलिटी कमिटी ऑफ POGS। तो बहुत सारे कार्यभार, बहुत सारी जिम्मेदारियां वो एक साथ निभा रहे हैं। हिमांशु जी, आपके बारे में इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे कार्यभार का निर्वहन करना, साथ ही साथ एक डॉक्टर का कार्य ही होता है कि वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होते हैं, उनका कार्य पूरे दिन चलते रहता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक साथ किस प्रकार कर पाते हैं? देखिए, हम लोग तो बचपन में ही, मेरा फैमिली जो है वो डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरी माता भी चूँकि डॉक्टर रही हैं, प्रोफेसर थी PMCH में। डॉक्टर शांति रॉय जी ने फिर पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो बचपन ही से मैंने देखा है उन्हें काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई में लग्न होते हुए। मैंने साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी शुरू से, बचपन से मैं ये देख रहा हूँ। तो उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिली है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके मार्ग पर चल सकूँ। और बाकी भी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि वो भी इस तरह से लाइफ में केवल चिकित्सा करना नहीं, बल्कि बाकी भी ऑल राउंड जो होता है, सब पढ़ाई लिखाई, सामाजिक कार्य वगैरह सब में इन्वॉल्व रहें। सोशल जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे अभी का ये प्रोग्राम है, ये सब में इन्वॉल्व रहें। बिल्कुल, आपके कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं आपके माता पिता का, आपकी माता का, आपका जो अस्तित्व बना, आपकी जो पहचान बनी, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, बांझपन विशेषज्ञ इनफर्टिलिटी, अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, IVF की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम माता पिता नहीं बन सकते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। IVF तकनीक क्या है? अगर इसके बेसिक के बारे में बात करें तो IVF तकनीक क्या है? देखिए, IVF एक तो मैं पहले बता दूं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत लोग समझते हैं कि बांझपन अगर किसी को है तो उसका इलाज केवल IVF होता है। तो ऐसी बात नहीं है। IVF के पहले काफ़ी ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिना IVF के भी बांझपन की समस्या से निदान मिल सकता है, लेकिन जिन्हें उससे नहीं फ़ायदा होता है तब फिर IVF टेक्निक पे हम लोग आते हैं। और IVF बेसिकली ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी में नेचुरली जो होता है फर्टिलाइजेशन, उसको अगर हम लोग शरीर के बाहर अगर करते हैं तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो औरत होती है वो किसी भी कारण से जिसके चलते उसको प्रॉब्लम हो रहा हो या पुरुष में भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये फाइनल एक बाईपास टाइप का चीज़ होता है जिसमें कि हम लोग औरत के देह से उसके एग्स को निकाल लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, और पुरुष से भी उसके स्पर्म्स को लेके उसको हम लोग वॉश करके अच्छे स्पर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। वो आपस में नेचुरली भी फर्टिलाइज होने के लिए हम लोग लैब में रख सकते हैं, या असिस्टेड फर्टिलाइजेशन या ICSI प्रोसेस बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि स्पर्म्स को डायरेक्टली एग के अंदर हम लोग डाल देते हैं एक मशीन के द्वारा, और उसके बाद 3 से 5 दिनों तक इस जो एग्स को फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग ग्रो करने देते हैं लैब में ही, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, इंक्यूबेटर्स में। तो उसके बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं, भ्रूण जो बनते हैं, उसे वापस यूट्रस में औरत के डाल दिया जाता है। तो बेसिकली IVF की प्रोसेस यही होती है। कितने वक्त का ये प्रोसेस होता है सर? ये जो अगर हम लोग इलाज शुरू करते हैं तो उसमें से 10 दिन से लेके 1 महीना तक का भी टाइम लगता है। और जो IVF की टेक्निक होती है, जब एक बार हम लोग एग्स को निकालते हैं तो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था IVF तो यूजुअली 2 दिन के बाद में एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, लेकिन अब टेक्निक्स जो डेवलप हुई हैं उसमें हम लोग 5 to 6 डेज़ तक एम्ब्रियोज को वॉच करते हैं देखने के लिए कि कौन से एम्ब्रियोज अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। और 5th डे में जो एम्ब्रियोज हम लोग डालते हैं उसमें उसका जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र आजकल है लेटेस्ट टेक्निक की, हम लोग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, या इवन 6th डे और कहीं कहीं तो 7th डे तक भी हम लोग वॉच करते हैं, जिसमें कि भ्रूण जो रहता है अपने कवर से निकल जाता है, उसको हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो इवन 6th डे या 7th डे तक भी ट्रांसफ़र किया जाता है, बट अमूमन 5th डे ही ट्रांसफ़र अभी स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। IVF तकनीक ठीक है, अगर आपके बांझपन के शिकार हैं, आपके सारे इलाज के बाद अगर आप माता पिता नहीं बन पा रहे हैं तो IVF तकनीक का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये बांझपन की अगर बात करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, बांझपन के बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए कि आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 50% जो ऐसे कपल्स रहते हैं उसमें से पुरुष में ही मेनली प्रॉब्लम रहता है, और लगभग 50% में वीमेन में प्रॉब्लम रहता है, और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं इनमें जिसमें कि दोनों में कोई प्रॉब्लम रहती है। तो पुरुष में स्पर्म्स का कम होना या कमज़ोर होना ये एक प्रॉब्लम होता है, और वाइफ में जो रहता है उसमें राइट फ्रॉम ब्रेन जहाँ से कि हार्मोन्स निकलते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकता है, एग्स कम हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, और यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ट्यूब्स जो फेलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, गर्भाशय की नली रहती है, वो ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें कि यूट्रस के अंदर का लाइनिंग पेट में चला जाता है और उसके चलते ट्यूमर्स वगैरह बन जाते हैं, चॉकलेट सिस्ट बनते हैं। तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ तो 100 से भी ज़्यादा कारण रहते हैं जिसके चलते बांझपन की समस्या हो सकती है। और आज के लाइफ स्टाइल जो हम लोग का है, लेट मैरिज होना, कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देना, तो हम लोग लेट मैरिज अगर करते हैं 34-35 साल के बाद से, औरतों में खासकर, पुरुष में तो उतना एज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन औरत में अगर 34-35 साल के बाद अगर वो लोग ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी में, तो एग्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और 40 इयर्स आते आते ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देते हैं। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरल ये कह रहा हूँ। साथ साथ कैरी आजकल पति पत्नी दोनों अगर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं तो यंग भी हैं तो मिल नहीं पाते हैं, और काफ़ी काम का बोझ रहता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे रहते हैं कि आपस में शारीरिक संबंध बनाने का प्रॉब्लम्स रहता है, स्मोकिंग हुआ, तो ये सब लाइफस्टाइल्स भी आजकल के जो होते हैं, पॉल्यूशन जो हो रहा है आजकल, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, वो भी अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। तो तमाम कारण जो बीमारियां होती हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल जो आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो भी काफ़ी दोषी है इस बांझपन की समस्या को बढ़ाने में। ओके, तो आज के लाइफस्टाइल की अगर बात कर रहे हैं, आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,
तो कुछ वर्षों पहले की अगर बात करें और आज के तत्काल समय की बात करें तो मोस्टली कह सकते हैं कि ये रीज़न रहा है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल तब के बांझपन के कारण और आज के, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम पति पत्नी दोनों अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं, जिस कारण वो अपने बच्चे या अपने फिजिकल रिलेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक बेसिक कारण हो गया है आज के समय में। एक अगर नेचुरली तरीके से एक औरत माँ बनती है और अगर वो IVF के तरीके से बनती है, नेचुरली हम लोगों को अगर प्रेगनेंसी में बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके एक्सरसाइज का, व्यायाम का। ये दोनों तकनीक से माँ बनना, तो दोनों के लिए कुछ अलग अलग सावधानियां बरती जाती हैं या फिर माँ बनने के वक्त दोनों की सावधानियां एक ही जैसी होती हैं? शुरू के 1.5-2 महीने में जिसमें हम लोग IVF का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो बॉडी का सिस्टम होता है उसको हम लोग टेक ओवर एक तरह से कर लेते हैं। इसीलिए शुरू के प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स के पहले तक IVF में थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग को सावधानी बरतनी रहती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना रहता है ड्रग्स के द्वारा, जिससे कि प्रेगनेंसी ठीक रहे। बट एक बार 12 वीक्स क्रॉस कर जाता है, जब प्लेसेंटा फॉर्म कर जाता है, उसके बाद से वो बिल्कुल एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही रहता है। ये दूसरी बात होती है कि चूंकि IVF से जो लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, तो इतना मुश्किल वो सफ़र होता है और वो डिसीजन लेना कि IVF करना है, और IVF सक्सेस होने के बाद में उन लोगों को मन में काफ़ी ये दुविधा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उन लोग के काम करने के चलते या किसी चीज़ के चलते कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो वो लोग खुद ब खुद एक्स्ट्रा केयर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक कोई उसका एविडेंस नहीं है कि आफ्टर 12 वीक्स कोई डिफरेंस होता है दोनों प्रेगनेंसी में। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही 12 हफ्ते के बाद में ये प्रेगनेंसी IVF की भी प्रेगनेंसी होती है। बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ये IVF की प्रेगनेंसी भी है, वही सावधानियाँ, वही प्रिकॉशन लेने होते हैं। बिल्कुल। अगर किसी महिला दंपति या किसी जो दंपति किसी भी बच्चा होना, माता पिता बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खुशी का एहसास है, और ऐसे कई माता पिताओं को आपने ये खुशी दी है। उनका कैसा रिएक्शन होता है? कुछ ऐसी खास बातें, क्योंकि आपने तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चों को, माता पिताओं को उनका बच्चा दिया होगा, तो ऐसी कुछ खास बातें जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक याद बनकर जुड़ी हैं? हाँ, नहीं देखिए, हम लोग को ऑलमोस्ट काम करते हुए अब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए हैं। ये दूसरी बात है कि IVF से पहला, जैसा आपने मेंशन किया, 2003 में हम लोग का फर्स्ट IVF बेबी हुआ था। उसके पहले से ही हम लोग, जैसा मैंने बताया कि IVF के बगैर भी बांझपन का इलाज होता है, तो हम लोग को 25 ईयर्स हो गया है, और जो बच्चे जो हैं वे अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो जो हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो तब मिलती है जब वो पेरेंट्स आते हैं, या तो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए एक बच्चे होने के बाद, या केवल ऐसे ही मिलने के लिए। तो वो जो कमाई होती है वो उन बच्चों को देखना जिनको कि हम लोगों ने लैब्स में एक सेल के स्टेज से हम लोग ने देखना शुरू किया था, जिसमें कि कोई उस सेल में कुछ दिखता नहीं है, और वो देख के प्रकृति का ये एक आश्चर्य है कि उन्हें इतना बड़ा बच्चा, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक सेल में हम लोग प्लास्टिक के एक डिश में उसको देखे थे बच्चे को, और वो इतना बड़ा हो गया है, और वो आता है, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम देखो यहीं से तुम हुए थे। तो वो जो होती है खुशी उन बच्चों को देख के कि ये गॉड का वंडर है कि कैसे उस सेल से वो बच्चे हो गए हैं, उनको देख के जो खुशी मिलती है वो बेइंतहा, उसका कोई जोड़ नहीं है। सर, IVF तकनीक के बारे में तो आपने बताया, IVF की सफलता दर कितनी है? देखिए, IVF की सफलता दर हम लोग ब्लाइंडली नहीं कह सकते हैं कि इतना % चांस रहता है। वो सब डिपेंड करता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि वो औरत की उम्र होती है कि किस एज में आप IVF कराने जा रहे हैं। 25 साल की एज में करा रहे हैं, या 30 साल में करा रहे हैं, 35 साल में करा रहे हैं, 40 में करा रहे हैं, या उसके भी बाद करा रहे हैं। तो एज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना लेट होता है उतना ही प्रेगनेंसी का चांसेस घटना शुरू हो जाता है। स्पेशली 32 से 35 साल के बीच में वो बॉर्डर लाइन एरिया रहता है, जिसके पहले IVF की सफलता दर ऑलमोस्ट 30 to 40% रहता है प्रेगनेंसी का चांसेस एक बार के अटेम्प्ट में। और 35 ईयर्स के बाद में वो पर ईयर, जैसे जैसे औरत का एज बढ़ते जाता है, पर ईयर 5% घटते जाता है। तो 40 साल की उम्र में अगर हम लोग बात करें तो उसमें चांसेस 10% के आसपास हो जाता है। 42-43% जाएँ तो के एज पे जाएँ तो 5% चांसेस, एक मैंने 20 औरत में से एक औरत को सफलता एक बार में मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है सचमुच का, जैसे ट्यूब्स ब्लॉक हो या पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म्स नहीं है, तो ये सब के रीज़न के चलते बहुत इलाज को हम लोग ने देखा है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर बदल बदल के वही दवा दूसरे दूसरे नाम से लेते रहते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल तक। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एब्सोल्यूट रीज़न है जिसके चलते कि बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन की समस्या में अगर कोई एब्सोल्यूट रीज़न है,
तो डिले नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट, इसलिए कि जितना जल्दी आप आईवीएफ टेक्निक यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा चांसेस रहेगा प्रेगनेंसी का। बिल्कुल, यानी जितनी कम उम्र में अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो ये बेहतर होता है। सर, आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 to 40% चांसेस है, तो एक ये आईवीएफ का जो अटेम्प्ट है वो कितनी बार एक औरत के ऊपर किया जा सकता है? देखिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हम लोगों ने 10-10 बार में भी आईवीएफ से कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है अगर उसे प्रॉपरली अगर किया जाए। और एवरेज 4 साइकिल्स आते आते 4 साइकिल आते आते लगभग 80 से 90% लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। एज के साथ साथ और भी फैक्टर्स होता है, किसी का ट्यूब बंद है, यूट्रस का कैसा कंडीशन है, किसी का यूट्रस अगर बहुत डैमेज हो जाए तो उसमें कम भी एज अगर हो लेकिन यूट्रस का लाइनिंग खराब हो गया जैसे टीबी वगैरह टाइप की बीमारी के चलते अगर उसका डैमेज हो गया है बच्चेदानी के अंदर का लाइनिंग, तो कम उम्र में भी चांसेस फिर बहुत अच्छा नहीं रहता है। उसके ओवरी का रिजर्व कैसा है, कभी कभी कम एज में भी ओवरी में एग्स का रिजर्व बहुत पुअर हो जाता है, इन सब औरतों में भी चांसेस फिर घटने लगता है। तो किस कारण से हम लोग कर रहे हैं इलाज उस पर भी डिपेंड करता है, बट जिस कारण से भी कर रहे हो, ये आईवीएफ ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कि आप केवल 1 शॉट दीजिए। पहले से ही करने के पहले ही आपको ये सोच के चलना है कि नहीं 3 से 4 साइकिल टाइम लगेगा। जैसे शादी के बाद नॉर्मली 1 महीने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, कम से कम साल 2 साल ट्राई करते हैं। तो उसी तरह डॉक्टर को भी आप मौका दीजिए, किसी टेक्निक को भी आप मौका दीजिए, इसलिए कि आईवीएफ में हम लोग जब बच्चे को डालते हैं यूट्रस में तो उसके बाद भी बहुत सारे जैविक प्रक्रिया होती है शरीर में जो कि डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके खुद के कंट्रोल में है, तो उसको वो चांस देना होगा। ओके, ये आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं और जो नेचुरली जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कोई अंतर होता है? आईवीएफ के बच्चे भी और बच्चों की तरह बिल्कुल सामान्य होते हैं? साथ ही साथ कहा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के ज़रिए जब बच्चे होते हैं तो वो जुड़वा होते हैं या 3 होते हैं, ऐसा कुछ है या ये फिर अफवाह है? नहीं, अफवाह नहीं है। ये आईवीएफ में जो हम लोग करते हैं, पहले तो जुड़वा के बारे में बता दूं कि जो हम लोग एम्ब्रियोज डालते हैं, नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है तो नॉर्मली एक ही एग औरत के शरीर में 1 माह में बनता है, तो उसमें चांसेस कभी ट्विन होने का बहुत कम रहता है। 80-90 में से 1 प्रेगनेंसी ट्विन होता है नॉर्मली प्रेगनेंसी, इसलिए कि ट्विन प्रेगनेंसी ऐसे नॉर्मली लोगों को भी होता है। बट आईवीएफ में जब हम लोग एग्स बनाने की दवाएं देते हैं, एग्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा हम लोग भ्रूण अंदर डालते हैं यूट्रस में, प्रेगनेंसी का चांसेस भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम लोग केवल 1 एम्ब्रियो डालें तो प्रेगनेंसी का चांस 25% रहेगा। अगर हम लोग 2 एम्ब्रियोज डालें तो प्रेगनेंसी का चांस 30 to 40% रहता है। 3 एम्ब्रियो डालें तो 40 to 50% चांसेस रहता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, वैसे वैसे प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ते जाता है। तो चूंकि हम लोग नॉर्मली वर्ल्ड वाइड तो अब लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉमनली 2 से 3 एम्ब्रियो डाले जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों को प्रेगनेंसी होती है तो इसमें ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों को प्रेगनेंसी होने पे ट्विन होने का चांसेस रहता है। काफ़ी पेशेंट्स तो बोलते हैं पहले से ही कि चूंकि इतना पैसा लग रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, तो एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाए तो आप 2 ही हम लोग को प्रेगनेंसी हो। लेकिन ये हम लोग पहले से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि 2 एम्ब्रियो डालने पे भी एक भी प्रेगनेंसी होगा या 2 प्रेगनेंसी होगा या एक भी नहीं होगा। बट नॉर्मली आजकल का जो चलन है उसमें हम लोग डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रिपलेट्स होना बहुत ही रेयर है। इसलिए कि 3 एम्ब्रियो उन लोगों को डाला जाता है जिनका पहले आईवीएफ 2-3 बार फेल कर गया हो, या एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा नहीं हो, यूट्रस का लाइनिंग बहुत अच्छा नहीं हो, एज ज़्यादा हो। इन लोगों में पेशेंट्स में हम लोग 3 एम्ब्रियो भी कभी कभी डालते हैं, बहुत रेयरली। तो 3 एम्ब्रियो डालने पर भी चांसेस ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने का बढ़ जाता है। और ट्विन प्रेगनेंसी तो संभालना आसान होता है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। तो किसी को अगर बाई चांस 3 एम्ब्रियोज डाला गया हो और तीनों इम्प्लांटेशन हो जाता है तो 11 to 12 वीक्स आते आते उसमें से 1 एम्ब्रियो को हम लोग फीटल रिडक्शन टेक्निक के द्वारा हम लोग उसको हटा देते हैं ताकि वो ट्विन में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि आईवीएफ बेबीज़ में और नॉर्मल बेबी में कोई फ़र्क होता है कि नहीं, तो जितना अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हालांकि डर काफ़ी है कि कहीं हम लोग जो ये सब कर रहे हैं इसका जेनेटिक और एपीजेनेटिक इफेक्ट आगे चल के पता चले कि नहीं। बट आईवीएफ टेक्निक 1978 से अगर आप जोड़िए तो ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स होने जा रहा है। 5-6 साल के बाद तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। और जिन लोग को आईवीएफ से जो लोग हुए थे खुद उनको अब नॉर्मली भी बच्चे हो चुके हैं, तो एक जनरेशन अब क्रॉस हो गया है। तो लोगों को ये डर लगता है, और चूंकि हाई रिस्क लोगों को ही आईवीएफ किया जाता है और बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें कि उसमें एज ज़्यादा रहता है, तो इन
लोगों में ऐसे भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा बहुत चांसेस प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटी होने का रहता है। बट अगर हम लोग एज वाइज कंट्रोल करके चलें कि 30 साल के एज के लोगों में अगर आईवीएफ किया गया और 30 साल के एज के नॉर्मल प्रेग्नेंट लोगों को जो प्रेगनेंसी हुई, तो इन लोग के बच्चे में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है। बिल्कुल, वो भी बच्चे समान नहीं होते हैं। हिमांशु जी, इसके साथ ही साथ आज समाज के उच्चतर वर्ग में, किसी एक खास वर्ग में सोशल फ्रीजिंग का बहुत चलन है। ये सोशल फ्रीजिंग क्या है? जी देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काफ़ी हम लोग आजकल के जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, एस्पिरेशनल हो गया है, और पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अब काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके अपने कैरियर पे ध्यान दे रही हैं। तो उनको लगता है कि शायद प्रेगनेंसी अगर होता है तो उनके कैरियर में वो रुकावट हो जाएगा, वो बच्चे का देखभाल अभी नहीं कर पाएंगी, अगर वो ऐसा करती हैं तो उनका कैरियर हैम्पर्ड हो सकता है। तो इसके चलते, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि जैसे जैसे एज होते जाएगा उनका बाद में फ्यूचर में प्रेगनेंसी का चांसेस भी पुअर होते जाएगा। तो इससे बचने के लिए कि फ्यूचर में प्रेग्नेंट जब होना वो चाहे, वो उसको इंश्योर करने के लिए कम एज में ही, जैसे 30 साल एज हुआ या 25 साल एज हुआ, उस एज में ही औरत जो होती है आईवीएफ टेक्निक के द्वारा अपने एग्स को निकलवा के उसको फ्रीज कर दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। इसको एग फ्रीजिंग बोला जाता है। और वो बाद में जब चाहे 40 साल के एज में, चाहे 45 साल के एज में, चाहे कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उस एग्स को वो यूज़ कर सकती हैं अपने पार्टनर्स, जो भी हस्बैंड हो या पार्टनर हो, उनके स्पर्म से फर्टिलाइज करके। तो उसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 40 साल की औरत 25 साल में ही अपना एग फ्रीज करवाई हुई है तो उसके प्रेगनेंसी में 25 साल वाला ही इफेक्ट रहेगा, 40 साल का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसको एग फ्रीजिंग बोलते हैं। और शादीशुदा अनमैरिड वीमेन भी ऐसा करवाती हैं, और शादीशुदा भी महिलाएं ये चीज़ करवाती हैं। इसको सोशल फ्रीजिंग बोला जाता है। ओके, इसका चलन अभी तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि हर दिन न्यूज़पेपर और टीवी में दिखता है कि इसका चलन काफ़ी बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, वो क्या है? थर्ड पार्टी होता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ 2 पार्टीज हो गए। तो कभी भी अगर पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, उनके टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं है, तो उनको स्पर्म किसी दूसरे से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ कोई दूसरे से स्पर्म हम लोग लिए तो वो एक थर्ड पार्टी हो गया। सिमिलरली औरत में भी कभी कभी एग्स नहीं बनते हैं, या एज ज़्यादा अगर हो जाए, 40-45 साल की का एज अगर हो गया, या इवन कम एज में भी अगर एग्स किसी रीज़न के चलते नहीं बनते हैं, कोई कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में ओवरीज को निकाल लिया गया हो, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो इसमें एग्स किसी दूसरी लेडी से लिया जाता है। तो वो थर्ड पार्टी हो गई। हस्बैंड वाइफ के अलावा वो थर्ड पार्टी है। और तीसरा जो एक होता है वो है जब हस्बैंड वाइफ के एग्स और स्पर्म तो ठीक है, लेकिन औरत का अगर यूट्रस नहीं हो, यूट्रस डैमेज हो, या किसी कारण के चलते निकाल दिया गया हो, हिस्टेरेक्टमी उसका हो चुका हो, और उसको प्रेगनेंसी भी चाहिए, तो किसी दूसरी औरत के यूट्रस में एम्ब्रियो को डाला जाता है। इसको सरोगेसी भी बोलते हैं। तो ये भी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन है। तो थर्ड पार्टी में जब भी हम लोग एग्स, स्पर्म या यूट्रस किसी कपल के अलावा किसी तीसरे से अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के अलावा एक तीसरा भी उसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। कई ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके कारण लोग एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, और आज के भागदौड़ और व्यस्त ज़िंदगी में, हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल में शुगर, डायबिटीज़ एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है जो किसी भी एज के लोगों में हो रही है। तो अगर माता पिता में किसी एक को शुगर है तो कई बार लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे भी जेनेटिक होंगे, हमारे बच्चों का जन्म होगा तो उन्हें भी इस बीमारी से वो ग्रसित होंगे, या फिर हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा कुछ है, या फिर शुगर जिन्हें भी है, जो डायबिटीज़ है माता या पिता को, तो उनके बच्चे भी नॉर्मली जन्म ले सकते हैं? बिल्कुल, शुगर का इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन पे। अगर मेल पार्टनर को अगर डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज़ होने का जेनेटिक रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है जी। और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ पुरुष में अगर रहता है तो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कराता है, न्यूरोपैथी कराता है, जिसके चलते भी रिप्रोडक्शन अफेक्टेड हो सकता है। बहुत यंग भी होते हैं मेल्स जिन्हें काफ़ी अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ रहता है, और जब हम लोग इलाज उनका करते हैं तब पता चलता है कि इनको डायबिटीज़ था, और उसको कंट्रोल करने पे काफ़ी इसमें सुधार भी आ जाता है। उसी तरह औरत में अगर डायबिटीज़ रहेगा तो बच्चे में काफ़ी सारे जेनेटिक डिफेक्ट होने का डर रहता है। तो औरत में डायबिटीज़ अगर है तो उसको प्रेगनेंसी होने के प्लान करने के एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले ही अपना शुगर को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। और इसमें औरत में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। पुरुष में अगर बॉर्डर लाइन भी है या हल्का फुल्का ज़्यादा है तो उससे उतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन औरत में बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के पहले बिल्कुल ही शुगर कंट्रोल्ड रहे स्ट्रिक्टली।
और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हर महीने उनको शुगर का अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए, इसलिए कि जो महिलाएं को पहले डायबिटीज़ नहीं भी था, जब प्रेगनेंसी होता है तो वो डायबिटीज़ जो छुपा हुआ उनमें था, जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सामने निकल के आ जाता है प्रेगनेंसी के लोड के चलते। तो अगर पहले नहीं भी कभी डायबिटीज़ रहा हो या अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं भी शुगर का लेवल हाई हो, तभी भी हर मंथ प्रेगनेंसी में शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, इसलिए कि शुगर हाई अगर हो जाता है तो उसके चलते बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, कभी कभी बच्चा साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसके चलते डिलीवरी में उसकी प्रॉब्लम होती है। और फ्यूचर में भी इस औरत को डायबिटीज़ होने का रिस्क हाई रहता है, तो उसको फ्यूचर में भी सावधान रहना चाहिए। और बच्चे को भी डिलीवरी के समय काफ़ी एहतियात रखना रहता है, उसका शुगर लेवल देखना रहता है अगर शुगर का इलाज चल रहा है तो। IVF आज के समय में काफ़ी प्रचलन में है, हर लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और कहीं ना कहीं नवजीवन का सृजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन IVF से जुड़ी या सोशल फ्रीजिंग, थर्ड पार्टी डोनेशन या टेस्ट ट्यूब से जुड़ी कई लॉ भी बनाए गए हैं, ART लॉ। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, ये जो IVF की टेक्निक है जी, वो मैंने बताया कि बहुत लोग सोचते हैं कि बांझपन का इलाज का मतलब है केवल IVF करना। जी। तो IVF का यूज़ जो है, यूज़ के बदले उसका एब्यूज़ होना शुरू हो गया था। जिन लोगों को नहीं भी IVF की ज़रूरत है उन लोग में IVF का इस्तेमाल करना, या जिन लोगों को ज़रूरत थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का नहीं है उन लोग में थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन एज अ फैशन होना, खासकर बॉलीवुड के स्टार्स कुछ इसमें इसका यूज़ किए, तो उसके बाद से ये प्रचलन हो गया, लोगों को फैशन जैसा लगने लगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं IVF के। और थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में बहुत बार यह भी कंसर्न रहता था कि जो दूसरी औरत है उसको हम लोग पैसा देके उससे एग्स जो ले रहे हैं या सरोगेट जो बना रहे हैं, तो एक तरह का शोषण हो जा रहा था, एक बिजनेस व्यवसाय का रूप भी ले हाँ, ये बिजनेस जैसा एक हो रहा था। तो उसमें इसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये इस तरह का चीज़ नहीं हो, तो उसके लिए सरकार ने एक सरोगेसी लॉ और ART लॉ लाया, जो कि राज्यसभा और लोकसभा से दिसंबर में ही पिछले साल 2021 में पारित हुआ, और ये मार्च अप्रैल से ये इन्फोर्स हो गया है। और इसके लिए सब स्टेट्स में बोर्ड्स बनने वाले हैं, जिसके बाद कि कोई भी अगर डॉक्टर चाहेगा कि वो खुद IVF करना चाहे तो नहीं कर सकता है, अनटिल अनलेस उसको अपने क्लिनिक को रजिस्टर करना होगा इस बोर्ड्स में। उसी तरह से जो थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन था उसके लिए अलग से ART बैंक बनेगा, जो कि जो डॉक्टर IVF क्लिनिक चला रहा है वो ART बैंक नहीं चला सकता है, उसके लिए एक अलग संस्था होगी। तो ये रेगुलेशंस आया है। साथ ही साथ सरोगेसी भी जो था, वो पहले जो पैसे देके किसी औरत को सरोगेट बनाया जाता था कि वो उसके बच्चे को वो रखे गर्भ में और वो उससे पैदा होता था बच्चा, तो वो भी अब बैंड हो गया है पूरी तरह से। सरोगेसी जो है अब पैसा देके, कमर्शियल सरोगेसी जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो सकता है। केवल एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया है, मतलब आपके कोई रिलेटिव हो या संबंधी हो या जान पहचान हो, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि स्वेच्छा से उस कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की औरत अगर आती भी है तो ये पूरा जो IVF जो है वो पहले रजिस्टर जो होना है, उसके लिए काफ़ी मापदंड है कि आपका मैन पावर कैसा होना चाहिए, आपका जो फिजिकल लोकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और इसमें उसको पहले सरकार के द्वारा जो बोर्ड गठित होगा वो लोग पहले आके चेक करेंगे, उसके बाद ही आप IVF क्लिनिक को चला सकते हैं। और बीच बीच में भी कभी भी आके वो उसको देख सकते हैं कि सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जो भी पेशेंट आएंगे, ये भी कर दिया गया है कि ये IVF की टेक्निक जो होती है वो केवल 21 साल से 50 साल से बीच के ही जो औरत हो और 55 साल से कम उम्र के पुरुष जो होंगे उन्हीं में किया जा सकता है। तो कोई अगर 60 साल का उम्र का अगर औरत अगर किसी की का एज हो तो वो IVF के लिए नहीं जा सकती, बिकॉज उनमें रिस्क, हेल्थ रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये सब पेशेंट्स को भी बचाने के लिए और IVF का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भी ART लॉ आया है। इसमें हम लोग साथ साथ ही जैसे स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन की हम लोगों ने बात की थी, तो ये भी अब पैसे देके किसी से हम लोग गैमीट्स नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी और भी इसमें लॉज हैं और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अगर कोई इन लॉज को पालन नहीं करता है। जैसे अल्ट्रासाउंड से भ्रूण अगर हम लोग देखते हैं
उसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो जैसे PNDT एक्ट बना हुआ है और उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रावधान ये ART लॉ और सरोगेसी लॉ में आया है, जिसमें 5 साल से 10 साल की सज़ा जो कपल है उनको भी हो सकती है और जो डॉक्टर्स हैं उन लोग को भी हो सकती है जो लोग क्लिनिक चला रहे हैं। तो इसमें काफ़ी विस्तृत लॉ है और इसका अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, ये अभी प्रोसेस में है, ये चल रहा है, लेकिन काफ़ी जगह लोग खुद ही इसको फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज जब लॉ आएगा तब उसमें चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अधिकतर डॉक्टर्स जो हैं जो भी IVF कर रहे हैं तो वो लोग इन लॉज को अब फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही कहा जाता है साइंस इज ऑलवेज ए ब्लेसिंग और अ कर्स। विज्ञान हमेशा एक वरदान भी रहा है और अभिशाप भी रहा है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान अभिशाप ना बने इसके लिए कह सकते हैं कि ये लॉ बनाया जा रहा है, ताकि उन माता पिताओं को जिनकी इन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, बस वो इसका फ़ायदा उठा सके, साथ ही साथ कोई व्यवसाय, कोई गलत कार्य इससे ना जुड़े। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल। हिमांशु जी, ये सारी प्रोफेशनल बातों से अलग, उससे परे चलते हैं, क्योंकि आपके घर का माहौल रहा है कि आपकी माँ भी डॉक्टर रही हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जो लाइफ होता है, उनकी जो शेड्यूल होता है वो बहुत व्यस्त होता है। आप अपने घर में अपने बच्चों को या अपने परिवार को वो वक्त नहीं दे पाते हैं। उसके बाद अगर आपके जनरेशन की बात करें, आपके बच्चों की बात करें, तो कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं अपनों के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए? जी, डिफ़िकल्ट तो काफ़ी होता है, खासकर हम लोगों ने जो देखा है अपने ऊपर वाले जनरेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया, तो उन लोग के लिए वो बिल्कुल ही था पक्का कि वो बैलेंस करना नहीं है। प्रोफेशनल अगर हैं तो यू हैव टू बी ट्रूली प्रोफेशनल। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो लोग होते हैं तो डिलीवरीज का कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो उन लोग अगर फैमिली पे ध्यान देंगी तो अपने प्रोफेशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, स्पेशली जब सिंगल, पहले लोग अपना सिंगल डॉक्टर्स का प्रैक्टिस हुआ करता था। आजकल के तारीख में जब लोग मिल के प्रैक्टिस करने लगे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का कल्चर आ गया है, तब फिर तो थोड़ा आसान हो गया है कि अपने टाइम को डिवाइड कर ले। तो हम लोग के स्टेज में, हम लोग के एज में जो डॉक्टर्स लोग हैं, यूजुअली ग्रुप प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ताकि वो समय का हम लोग बंटवारा कर सकें। कोई अगर चाहे कि पहले थोड़ा टाइम अपना दे दे, कोई बाद में टाइम दे दे। साथ में हस्बैंड अगर वाइफ दोनों प्रोफेशनल्स है तो लाइफ और डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसमें भी उसी तरह टाइमिंग का हम लोग को करना पड़ता है ताकि बच्चों को हम लोग समय दे पाए। तभी भी ये 100% है कि हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों चीज़ को, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को अगर बैलेंस करना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो मैंने मिथ है कि दोनों चीज़ को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर खाली वक्त की बात करें, अपने डॉक्टरी प्रोफेशन से अलग बात करें, जब डॉक्टर हिमांशु रॉय के पास खाली वक्त होता है तो वो क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मेरे फादर जो थे वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्रोफेसर थे, तो मेरे घर में काफ़ी सारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो वेद पुराण और जो भी उपनिषद हैं, तो हमको वो सब पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो मेरा वो काफ़ी हॉबी है। साथ ही आर्ट भी कलेक्ट मैं करता हूँ, तो उसका भी काफ़ी आर्ट में जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, हम लोग के जो इंडिया के जो पेंटर्स हैं, तो उनका आर्ट कलेक्ट करने में और माइथोलॉजिकल बुक्स, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में पढ़ने का मेरा रुझान है। ओके, तो जब भी खाली वक्त होता है, यानी कह सकते हैं कि इसके बाद भी जो वक्त मिलता है आप पढ़ने में ही गुजारते हैं, बिताते हैं, जो भी खाली वक्त मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बिजी शेड्यूल के बाद बहुत ज़रूरी है कि खुद के लिए को थोड़ा वक्त निकाला जाए। हिमांशु जी कहते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको हर दिन कुछ नया सीखना होता है। बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली स्टडी में, पढ़ाई में आप कहीं ना कहीं लिप्त रहें। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे हमारे आज के युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टरी ऐसा है जिसमें लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ज़रूरी होता है। जी। मेरी मदर अभी भी मैं देखता हूँ कि कभी भी खाली समय वो कभी बैठ के टीवी में कोई सिनेमा देख रही हूँ या गाना सुन रही हूँ, मैंने उन्हें नहीं देखा है। अभी भी स्टेज में वो अनवरत वो लिखते रहती हैं, पढ़ते रहती हैं। साथ ही जो नया नेशनल मेडिकल काउंसिल बना है, उसमें भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हर डॉक्टर जो है अपने को अप टू डेट रखे और साल में कितने दिन कॉन्फ्रेंसेस करना है, कितना पढ़ना है। CME जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन होता है, उसमें कॉन्फ्रेंसेस में जाके उसमें पॉइंट्स कलेक्ट करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि साइंटिफिक नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। नए ड्रग्स आ रहे हैं। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज आया था, तो उसको फिल्टर करना रहता है कि हम लोग फेक न्यूज़ से बचें और एक्चुअल क्या साइंटिफिक चीज़ है उसके बारे में जानें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो जर्नल्स हैं वो सब पढ़ें, जो नए कॉन्फ्रेंसेज है वो सब अटेंड करें।
और वर्कशॉप्स अटेंड करें, नया टेक्निक्स जो है, नए ड्रग्स हैं, नए डिजीजेज भी हैं। बिल्कुल। अभी आप मंकी पॉक्स की बात सुन रही होंगी, इंडिया में मंकी पॉक्स आया है। एक नया मार्बर्ग वायरस के बारे में आज पता चला कि अफ्रीका से वो फैलना शुरू हुआ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हम उनसे बचें। तो जब तक हम लोग इसको लगातार पढ़ते नहीं रहेंगे तो इन सब नई चीज़ों से, बीमारियों से बचना या उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हिमांशु जी, आपसे IVF से जुड़ी कई तकनीक और उनके इलाज, उनके प्रचार, उनके जोखिम, उनकी समस्याएं, उनके निदान के बारे में कई जानकारियां मिली और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वो इस पे आगे पहल करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। दर्शकों, आपको हर दिन हम कुछ नए मेहमान से रूबरू करवाते हैं और उनसे जुड़ी खास बातें आपके साथ साझा करते हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आपको आज का यह अंक कैसा लगा, हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपके सुझाव, आपके राय हमारे लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। तो उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।